You're a superhero. वेलकम टू नवी टेक एंड एंटरटेनमेंट। रॉन्ग टर्न मूवी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों से, जहां रिच और हेली माउंट क्लाइंबिंग करते नजर आते हैं। रिच जल्दी से ऊपर पहुंच जाता है और उसे बहुत खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देता है। ऊपर पहुंचकर वह हेली से जल्दी से ऊपर आने के लिए कहता है। अचानक से हेली का पैर फिसल जाता है और वह नीचे की ओर गिरने लगती है। वह संभलने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वह संभल नहीं पाती है। अचानक रिच पर पीछे से कोई हमला कर देता है और हेली यह देखकर बहुत घबरा जाती है। वह देखती है कि उसके मुंह पर खून टपक रहा है। हेली को कोई ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है लेकिन वह अपनी रस्सी काट देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। भागते भागते वह गिरती जाती है और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरकर वह देखती है कि उसके बगल में रिच की लाश पड़ी हुई है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करती है। भागते भागते वह कटीले तारों से टकराकर गिर जाती है और मर जाती है। दूसरी ओर हम सुनसान सड़क पर क्रिस को जाते देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है। वह आगे जाता है और देखता है कि सड़क पर ट्रैफिक जैम है। वह यह देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वह लेट हो रहा है। वह गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक जैम की वजह पूछने के लिए ट्रक ड्राइवर के पास जाता है, जो उसे बताता है कि आगे किसी का केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके कारण वह बहुत परेशान हो जाता है और ऑफिस फ़ोन लगाता है कि मैं अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगा। इतने में उसकी फ़ोन के सिग्नल भी चले जाते हैं और वह फ़ोन की तलाश में एक गैस स्टेशन की तरफ को निकल पड़ता है। गैस स्टेशन मालिक से वह फ़ोन के बारे में पूछता है और कंपनी को ये बताने की कोशिश करता है कि वह लेट हो जाएगा, लेकिन वह फ़ोन भी ख़राब पाकर वह नक्शे में रास्ता देखकर आगे की ओर निकल पड़ता है। आगे पहुंचकर उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं और वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। वह सोचता है कि कौन सा रोड पकड़े, फिर वह बियर माउंट रोड पकड़ लेता है। थोड़ी आगे जाकर उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी सड़क पे खड़ी और गाड़ियों से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग क्रिस की तरफ आते हैं और उससे गाड़ी टकराने की वजह पूछने लगते हैं। क्रिस सबको समझाता है कि वह नुकसान की भरपाई कर देगा। क्रिस उन लोगों से बीच में गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है तो जैसी उसे बताती है कि यहाँ पर किसी ने कंटीले तार बिछाए हुए हैं, जिनकी वजह से उनकी गाड़ी के टायर फट गए हैं। उनमें से 4 लोग मदद की तलाश में आगे की ओर निकल पड़ते हैं और फ्रांसिस और इवान वहीं रुकने का फैसला करते हैं। वह गाड़ियों की देखभाल करते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। वह जंगल में मदद की तलाश में भटक रहे होते हैं कि अचानक वह देखते हैं एक नेवला मरा हुआ पड़ा है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा घबरा जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी आगे बढ़कर उन्हें गाड़ियों के कुछ पार्ट्स जलते हुए नजर आते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इवान और फ्रांसिस खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। इवान फ्रांसिस से बोलता है खाने के लिए कुछ मिला क्या? वह खाते हुए कहती है कुछ नहीं मिला। इतने में इवान को झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज़ या हलचल महसूस होती है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा डर जाता है। फ्रांसिस इवान को वहां ना पाकर थोड़ा घबराती है और इवान को ढूंढने की कोशिश करती है। ढूंढते ढूंढते वह जंगल की तरफ बढ़ती है और अचानक उसकी नज़र इवान के जूते पर जाती है, जो वहां पर पड़ा हुआ है। जूते को उठाकर वह आगे बढ़ती है और देखती है कि इवान का कान पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है और रोने लगती है। इतने में पीछे से कोई फ्रांसिस पर हमला कर देता है और उसे कंटीले तारों से मार डालता है। दूसरी ओर वह चारों पगडंडी पर खड़े होकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कहीं भी रोड नजर नहीं आती है। आगे चलकर उन्हें एक पुराना सा खंडर सा घर नजर आता है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और क्रिस वहां पर फ़ोन ढूंढने के लिए आगे जाता है। जेसी और स्कॉट को वहां थोड़ा थोड़ा खतरा नजर आता है, लेकिन फ्रांसिन और क्रिस वहां जाने के लिए उतावले हो पड़ते हैं। वह घर के अंदर चले जाते हैं और वहां पर फ़ोन की तलाश करते हैं। घर के अंदर पहुंचकर वह देखते हैं कि बहुत बदबूदार सा खाना वहां पर पड़ा हुआ है और वहां पर बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें जैसे टेप रिकॉर्डर, बच्चों के खिलौने, गुड़ियाँ, ऐसी चीज़ें वहाँ पर बहुत सारी पड़ी हुई हैं। जैसी कि नज़र वहाँ पड़े बहुत सारे चश्मों और घड़ियों पर जाती है, उस घर में उन्हें बहुत अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे किसी कढ़ाई में इंसानी मांस उबल रहा है। बच्चों के खेलने के खिलौने जैसे गुड़ियाँ, ताज इधर उधर पड़े हुए हैं। फ्रांसिस वहाँ पर बाथरूम ढूंढती है और बाथरूम में कमोड देखकर हैरान रह जाती है। वह सब यह समझ नहीं पाते कि यहाँ क्या हो रहा है,
किसी जार में इंसानी नाखून पड़े हुए हैं तो किसी जार में इंसानी दांत पड़े हुए हैं। क्रिस की नज़र फ्रिज पर जाती है और फ्रिज खोलकर वह देखता है तो उसमें खून से भरे हुए जार ही जार नजर आते हैं। उन्हें गाड़ी की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है, जिसकी वजह से वह बहुत डर जाते हैं और इधर उधर छुपने लगते हैं। क्रिस और जैसी टेबल के नीचे छुप जाते हैं, जहां पर अचानक उन्हें फ्रेंसीन की लाश दिखाई देती है, जो बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। क्रिस जैसे तैसे अपने मुंह से आवाज़ निकलने से रोकता है और अपना मुंह दबा लेता है। और यहाँ पर हम सबसे पहली बार आदमखोरों से रूबरू होते हैं, जो अभी अभी फ्रेंसीन की लाश को लेकर घर आए हैं। इसे देखकर क्रिस और जैसी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि फ्रेंसीन का खून बस क्रिस के हाथ पर आने ही वाला है। वह आदमखोर को सोता देखकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। क्रिस जैसी को आदमखोर की चारपाई के नीचे से निकालता है और दूसरी ओर स्कॉट और कार्ली वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वह देखते हैं कि फ्रेंसीन की लाश बिस्तर पे पड़ी हुई है और उसका एक पैर गायब है, जो आदमखोर अभी अभी खाकर सोया हुआ है। हलचल के बाद वह आदमखोर जाग जाता है और उन चारों को देख लेता है। वह चारों पहाड़ी की ओर भागते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इतने में वह देखते हैं कि आदमखोर अपनी गाड़ी से उनको मारने की तलाश में निकल पड़ते हैं। अचानक एक जगह पहुंचकर वह बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं और वहां छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमखोर उनका पीछा करते करते वहीं पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि वहां 3 आदमखोर आ रहे। वह गाड़ियों के पीछे छिपकर आदमखोरों से बचने की प्लानिंग करते हैं। देखते ही देखते क्रिस के दिमाग में एक प्लान आता है कि वह आदमखोरों का ध्यान भटकाएगा और उस समय सभी लोग गाड़ी में चले जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। क्रिस दूसरी तरफ जाता है और आदमखोरों की ओर चिल्लाकर इशारा करता है कि आओ, मेरे पीछे आओ। क्रिस भागता है और एक आदमखोर उसके पैर पर गोली चला देता है, जिसे देखकर जैसी और कार्ली बहुत डर जाती हैं और सभी आदमखोर क्रिस के पीछे भागते हैं और जैसी और कार्ली और स्कॉट के पीछे भी आने लगते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट भागता है, जिससे वह उनका ध्यान भटका सके। जैसी और कार्ली क्रिस को उठाती हैं और गाड़ी में बैठा देती हैं। वह स्कॉट से गाड़ी में आने के लिए कहती हैं, लेकिन अचानक से पीछे से स्कॉट पर कोई हमला कर देता है और वह घायल हो जाता है। देखते ही देखते स्कॉट जमीन पर गिर जाता है और आदमखोर उसे ले जाते हैं। यह देखकर कार्ली बहुत ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन क्रिस उसे अपनी जान बचाने के लिए कहता है। वह आगे की ओर जाते हैं तो देखते हैं किसी ने आगे से रास्ता बंद कर दिया। अब सिर्फ 3 फ्रेंड्स बचे हैं। वह आगे की ओर भागते हैं, लेकिन कार्ली आगे जाने से मना कर देती है। जैसी उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि स्कॉट भी यही चाहता था, इसीलिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। आगे जाकर क्रिस का पैर किसी चेन नुमा चीज़ में फंस जाता है, जो उन आदमखोरों की लगाई हुई है। लेकिन क्रिस की किस्मत अच्छी है कि वो इस चीज़ से बच जाता है। आगे चलकर उसे बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं लेट जाता है। सब वहाँ आराम करने वहीं लेट जाते हैं और अचानक से कार्ली की नज़र एक वॉच टावर पर जाती है, जो उनके बिल्कुल पास में है। वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मदद की उम्मीद उन्हें नज़र आती है और वह बारी बारी सब वॉच टावर पर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचकर वह सब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और कोई रेडियो या फ़ोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसी को वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स दिखाई देता है, जिससे वह क्रिस के घायल पैर पर पट्टी बांधती है। कार्ली को वहां पर एक रेडियो दिखाई देता है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और मदद मांगने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर नीचे आदमखोर उन्हें ढूंढ रहे हैं और उन्हें रेडियो की आवाज़ आ जाती है। उनको पता चल जाता है कि वह सब लोग वॉच टावर पर छुपे हुए हैं। जैसी और कार्ली जल्दी से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती हैं। इतने में आदमखोर ऊपर आ जाता है और वॉच टावर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। इसी वजह से वह वॉच टावर पर ही आग लगा देते हैं। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। क्रिस खिड़की से बाहर देखता है और जान बचाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि कैसे जान बचाई जा सके। फिर वह वहाँ से कूद जाता है और टहनियों पर जा गिरता है। इसके बाद कार्ली और कार्ली के बाद जैसी भी उसी तरह खिड़की से कूदते हैं और टहनियों पर गिर जाते हैं। वह अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आदमखोर नीचे उन्हें ढूंढ रहे होते हैं कि उनकी नज़र कार्ली पर पड़ती है। वह कार्ली को मार डालते हैं, जिसे देखकर जैसी बुरी तरह चिल्लाने वाली होती है, लेकिन क्रिस उसका मुंह दबा लेता है। उनमें से एक आदमखोर क्रिस और जैसी को भी देख लेता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आता है। फिर
फिर क्रिस और जैसी एक प्लान बनाते हैं कि जैसी आदमखोर का ध्यान भटकाएगी और क्रिस उस पर वार करेगा, जिसकी वजह से आदमखोर नीचे गिर जाएगा। प्लान में वह सक्सेसफुल रहते हैं और आदमखोर नीचे गिर जाता है। वह भागते हैं और भागते भागते एक झरने के पास पहुंच जाते हैं और आदमखोर उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। क्रिस जैसी के दोस्तों के मरने पर अफसोस जताता है और उनकी आंख लग जाती है। अब यहाँ जैसी नींद में सपना देख रही है कि एक आदमखोर उस पर वार कर रहा है और वह मर जाती है। जैसी की घबराकर आंख खुलती है और वह दोनों उठकर बैठ जाते हैं। वह देखते हैं कि सुबह हो गई है और अब वहां से उन्हें निकलना चाहिए। जैसी और क्रिस एक दूसरे को संभालते हुए वहां से निकलते हैं और आगे देखते हैं कि वहां पर उन्हें रोड नज़र आ रही है। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से रोड पर पहुंचना चाहते हैं कि अचानक आदमखोर उस पर वार करता है, लेकिन इस बार भी क्रिस की किस्मत अच्छी होती है और वह वहां से बच जाता है और वह नीचे की ओर गिर पड़ता है। इतने में एक पुलिस ऑफिसर उसे वहां आता हुआ दिखाई देता है। क्रिस उस ऑफिसर को बताता है कि उसके सभी दोस्त मारे गए हैं कि अचानक से पीछे से उस पुलिस ऑफिसर पर कोई हमला कर देता है और उसकी आंख जख्मी कर देता है। फिर आदमखोर वहां आ जाता है और क्रिस किसी तरह गाड़ी के नीचे छिप जाता है। आदमखोर पुलिस ऑफिसर की लाश को देखता है और गाड़ी में डाल देता है। वह वहां से उसकी चाबी लेता है और घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक आदमखोर जैसी को मारने ही जा रहा होता है और दूसरे आदमखोर को आता देखकर वहीं रुक जाता है। जैसी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और मदद के लिए पुकारती है। दूसरा आदमखोर पुलिस वाले की लाश को लेकर अंदर आता है और उसकी चीड़ाफाड़ी करने लग जाते हैं। इतने में क्रिस आदमखोर की गाड़ी से निकलता है। जैसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह आदमखोर फिर से जैसी के पास आ जाता है। वह जैसी का गला काटने ही वाला होता है कि क्रिस दरवाजे पर आग लगा देता है, जिसे देखकर आदमखोर थोड़ा घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। क्रिस गाड़ी लेकर अंदर आता है और आदमखोर को उड़ा डालता है। वह आदमखोरों पर लगातार आग से हमला करता है, लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह बार बार गिरकर बार बार उठते जाते हैं। आदमखोर क्रिस पर हमला कर देता है और क्रिस चाकू से उस पर वार कर देता है, जिसके बाद आदमखोर जमीन पर गिर जाता है। वह जल्दी जल्दी जैसी के हाथ खोलता है और पीछे से एक और आदमखोर उस पर हमला कर देता है। आदमखोर क्रिस की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच जैसी का एक हाथ खुला होने की वजह से वह अपना दूसरा हाथ भी खोल लेती है और आदमखोर पर पीछे से हमला कर देती है, जिसकी वजह से आदमखोर मर जाता है। इसी तरह तीसरा और कद में सबसे छोटा आदमखोर जैसी पर हमला कर देता है और जैसी जमीन पर गिर जाती है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जैसी पर हमला करने ही वाला होता है कि क्रिस उस पर पीछे से हमला कर देता है और वह आदमखोर वहीं मर जाता है। लेकिन फिर भी इतना मारने के बाद भी वह आदमखोर मरते नहीं हैं। क्रिस और जैसी वहां से भागने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि तीनों आदमखोर फिर से खड़े हो गए हैं। क्रिस कुछ देर सोचता है और वहां रखे फ्यूल टैंक पर गोली मार देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे ही आदमखोर मर जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है और क्रिस और जैसी अपने घर की ओर लौट जाते हैं और मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर मूवीज।